28 फरवरी 2026। तेहरान की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सड़कें धीरे धीरे लोगों से भर रही थीं, दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। शहर वैसे ही जाग रहा था जैसे हर दिन जागता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सुबह इतिहास की सबसे डरावनी सुबहों में से एक बन जाएगी। सुबह लगभग 8:10 पर अचानक तेहरान के आसमान में तेज आवाज गूंजी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद कोई सैन्य अभ्यास हो रहा है, लेकिन अगले ही पल आसमान में एक के बाद एक कई धमाके होने लगे। कुछ सेकंड के अंदर शहर के कई हिस्सों से काले धुएं के विशाल गुबार उठने लगे। लोगों की चीखें सड़कों पर गूंजने लगीं, गाड़ियां अचानक रुक गईं। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब कुछ घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर एक खबर चलने लगी। ये हमला सिर्फ किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं था, ये हमला सीधे ईरान की सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर को निशाना बनाकर किया गया था। और फिर वो खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई इस हमले में मारे गए थे। ये हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए एक बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा बताया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमता को कमजोर करना। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक नेता की जान नहीं ली, इसने पूरी दुनिया को एक ऐसे युद्ध के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में कई लोग कहते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकता है। लेकिन ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। इस संघर्ष की जड़ें लगभग 80 साल पुरानी हैं। 1948 में जब इजराइल नाम का नया देश बना, तब मिडिल ईस्ट में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लाखों यहूदियों के लिए एक नया राष्ट्र बनाया गया, इजराइल। लेकिन इस फैसले को कई अरब और मुस्लिम देशों ने स्वीकार नहीं किया। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया। लेकिन उस समय एक देश ऐसा था जिसने इजराइल के साथ खुले तौर पर दुश्मनी नहीं दिखाई। वो देश था ईरान। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार थी। शाह की सरकार पश्चिमी देशों के काफ़ी करीब मानी जाती थी। उस दौर में ईरान और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध भी थे और खुफिया सहयोग भी। कई मामलों में दोनों देश एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन 1979 में ईरान में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। शाह की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। आखिरकार शाह को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता में आए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। ये नई सरकार पूरी तरह धार्मिक विचारधारा पर आधारित थी। नई सरकार ने सत्ता में आते ही इजराइल को एक गैर कानूनी देश घोषित कर दिया। ईरान ने साफ कहा कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद से दोनों देशों के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ऐसे संगठनों का समर्थन करना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। इनमें सबसे प्रमुख थे लेबनान का हिजबुल्लाह और गाजा का हमास। इजराइल के लिए ये एक बड़ा खतरा था। उधर अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी था। इस तरह धीरे धीरे ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बड़े टकराव का रूप लेने लगा। 2000 के दशक में ये तनाव और बढ़ गया जब दुनिया को पता चला कि ईरान परमाणु तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। ईरान का कहना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली और ऊर्जा के लिए है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इस बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता तो मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। इजराइल के लिए ये एक अस्तित्व का सवाल बन गया, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है और उसके दुश्मन आसपास ही मौजूद हैं। अगर किसी दुश्मन देश के पास परमाणु हथियार आ जाते तो इजराइल की सुरक्षा गंभीर खतरे में पड़ सकती थी। इसी वजह से 2015 में एक बड़ा समझौता हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया। इस समझौते के तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई सीमाएं स्वीकार करनी थी। बदले में ईरान पर लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे। कुछ समय तक लगा कि शायद इस समझौते से तनाव कम हो जाएगा, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा। इसी दौरान इजराइल और ईरान के बीच एक छिपा हुआ युद्ध भी चल रहा था।
इसे अक्सर शैडो वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में खुले तौर पर लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि गुप्त तरीके से हमले किए जाते थे। कभी साइबर हमले, कभी वैज्ञानिकों की हत्या, कभी ड्रोन हमले। 2010 में एक रहस्यमय कंप्यूटर वायरस ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस वायरस को स्टक्सनेट कहा गया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ था। इसके बाद ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। ईरान ने इन घटनाओं के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। उधर इजराइल का कहना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। समय के साथ ये छाया युद्ध और भी खतरनाक होता गया। फिर 2023 में मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। गाजा पट्टी में भारी बमबारी हुई। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। ईरान इन दोनों संगठनों का समर्थन कर रहा था। इजराइल को लगने लगा कि ईरान धीरे धीरे उसके चारों तरफ एक सैन्य घेरा बना रहा है। उधर रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। अगर ये प्रक्रिया जारी रहती तो ईरान कुछ ही समय में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता था। ये खबर इजराइल के लिए बेहद चिंताजनक थी। इजराइल की सरकार ने कई बार चेतावनी दी कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगा। और फिर 2026 की वो सुबह आई जिसने सब कुछ बदल दिया। इजराइल ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले और हवाई हमले एक साथ किए गए। अमेरिका ने भी इस अभियान में इजराइल का समर्थन किया। तेहरान, इस्फहान और कई अन्य शहरों में धमाकों की खबरें आने लगीं। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबर आई। ईरान के लिए ये एक राष्ट्रीय आपदा जैसा था। देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने घोषणा की कि इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। मिडिल ईस्ट के कई देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ ही लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। अब ये संघर्ष केवल इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहा था, पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल बन चुका था। इस युद्ध का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, दुनिया की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होने लगी। ईरान अब खुलकर चेतावनी दे रहा है कि अगर हमले नहीं रुके तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही रोक सकता है। इस क्षेत्र में ईरानी नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई हैं और दुनिया की नज़रें अब इसी समुद्री रास्ते पर टिकी हुई हैं। ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। युद्ध की खबरें आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगी। दुनिया भर के देशों ने चिंता व्यक्त की। कई देशों ने तुरंत शांति की अपील की, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। इस युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बम ही नहीं थे, एक और युद्ध भी चल रहा था, साइबर युद्ध। हैकर्स ने सरकारी सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कम्युनिकेशन नेटवर्क बाधित होने लगे। इंटरनेट और मीडिया सिस्टम पर हमले होने लगे। ये आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, जहां बंदूकें ही नहीं बल्कि कंप्यूटर भी हथियार बन चुके थे। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस स्थिति पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि अगर ये संघर्ष और फैलता तो कई बड़े देश इसमें शामिल हो सकते थे, और अगर ऐसा होता तो ये युद्ध इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध बन सकता था। आज पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही है, क्या ये युद्ध यहीं रुक जाएगा या ये आगे चलकर और भी बड़े संघर्ष में बदल जाएगा? इतिहास हमें बताता है कि कई बार क्षेत्रीय युद्ध ही बड़े विश्व युद्धों की शुरुआत बन जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक दुनिया में परमाणु हथियारों की मौजूदगी बड़े देशों को युद्ध से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करती है। फिर भी ये सच है कि 2026 का ये संघर्ष दुनिया को एक बार फिर याद दिला रहा है कि शांति कितनी नाजुक चीज है, और कभी-कभी एक ही घटना पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर ला सकती है।